स्वागत है दोस्तों आपका शार्प IQ एजुकेशन में। एमए पॉलिटिकल साइंस सेकेंड ईयर MPSC 1 को हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें चैप्टर सेकंड भारतीय विदेश नीति के अध्ययन के उपागम के अंतर्गत सेकंड पार्ट आज हम लोग को पढ़ना है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो इसके अंतर्गत आता है नेक्स्ट टॉपिक कि भारतीय विदेश नीति के अध्ययन में यथार्थवादी और अंतःनिर्भरता उपागमों के में मुख्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द मेन डिफरेंस बिटवीन द रियलिस्टिक एंड इंटरडिपेंडेंस अप्रोचेस इन द स्टडी ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो मैटर यहाँ पर यह है कि आप यथार्थवादी चिंतन या यथार्थवादी दृष्टिकोण को आप अंतःनिर्भरता यानी कि जो परस्पर जो डिपेंडेंस होती है किसी भी कंट्री के लिए अपने गुड्स को लेके, इसको आपको कंपेयर करना है और उनके जो डिफरेंस है उनको फिगर आउट करना है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। भारतीय वैदेशिक नीति के अध्ययन यथार्थवादी उपागमों को एक महत्वपूर्ण उपागम माना जाता है, क्योंकि यथार्थवाद किसी भी देश की सुरक्षा से संबंधित विषयों पर विशेष गौर करता है। यानी कि इसका जो मेन फैक्टर है वो किसी देश की सुरक्षा को अपने मद्देनजर रखता है, को ध्यान देता है। इसके लिए शक्ति के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वैदेशिक नीति के संचालन पर विशेष बल देता है तथा राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए अपने पड़ोसी देशों के साथ यथार्थ के धरातल पर उतरकर मधुर संबंधों की स्थापना का लक्ष्य रखता है। तो यहाँ पर तो जो पॉइंट है वो ये आता है कि मेन जो यथार्थवाद उपागम है या ये जो अप्रोच है, ये बेसिकली अपने जो मेन इसका मोटो होता है वो अपने देश की सुरक्षा करना होता है और ये उसके लिए अलग अलग उपायों को प्रस्तुत करता है और शक्ति के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय में वैदेशिक नीति के संचालन पर विशेष बल देता है। राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए अपने पड़ोसी देशों के साथ एक यथार्थ के धरातल पर उतरकर मधुर संबंधों की स्थापना का लक्ष्य रखता है। यानी कि अपने जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ एक मधुर संबंध करने की कोशिश करता है और यही यथार्थवाद चिंतन के अंतर्गत आता है। यथार्थवादी कल्पना और आदर्शों की परिधि से हटकर राष्ट्रीय जीवन के वास्तविक सत्य की तरफ विशेष ध्यान देता है, जिसके अंतर्गत वैज्ञानिक प्रगति के द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वैज्ञानिक अस्त्र शस्त्र के अन्वेषण और संरक्षण पर विशेष बल दिया जाता है तथा इस बात के आधार पर बल देता है कि भारत को अपनी पड़ोसी देशों के साथ व्यावहारिक संबंध स्थापित करना चाहिए एवं अस्त्र शस्त्र की संपन्नता के द्वारा अपने दुश्मन अथवा प्रतिद्वंदी अथवा प्रतिस्पर्धा राष्ट्र की क्षमता के अधिक क्षमता में वृद्धि करनी चाहिए। तो ओवरऑल एक इसको हम एक अलग भाषा में बोलें, ये नॉन ऑफिशियल भाषा में अगर इसको बोलें कि कुल मिला के प्यार संबंध तो अपनी जगह है, प्यार मोहब्बत, अब जो वास्तविक जीवन है उसके आधार पर ये डील करता है अपने आसपास के साथ कि भैया अगर आप हमको मारोगे तो हम वहाँ पर प्रेम नहीं व्यक्त करेंगे आपसे कि एक गाल आगे तो दूसरा भी गाल आगे। ऐसा सिस्टम ना होकर ये रियलिटी में जीता है कि भैया वो मारेगा तो अपना भी तैयार रखो हथियार कि हम भी उसको मारेंगे। तो मेन फैक्टर जो होता है वो उसी के साथ इसमें डील करता है यथार्थ के साथ कि ये रियलिटी में जीता है कि अगर कल को कोई देश अगर हमला करे तो अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अपने जो भी रक्षा है उसको इतना आप हाई कर लो कि उसका आप रिटेलिएट बढ़िया से कर पाओ और अपने देश की सिक्योरिटी बरकरार रख पाओ। आइए आगे बढ़। अंतर्निर्भरता का सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि आधुनिक युग में कोई भी राष्ट्र अपने समस्त साधनों से संपन्न होकर भी अपने हितों को पूर्ण करने में सक्षम नहीं है और उसे अपने हित की पूर्ति के लिए दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंध जोड़कर या निर्भरता प्राप्त करनी होती है। उदाहरण के लिए भारत तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं है, इसलिए उसने पश्चिम एशिया के तेल उत्पादक देशों पर निर्भर रहना पड़ता है, जैसे कि अमेरिका और रशिया, वैज्ञानिक और सऊदी भी। और वैज्ञानिक प्रगति के क्षेत्र में उसे विकसित देशों की वैज्ञानिक उपलब्धि पर निर्भर रहना पड़ता है और चूंकि हम लोग साइंस एंड टेक में भी उतने आगे नहीं हैं तो इस वजह से वैज्ञानिक जो टेक्निकल टर्म के लिए उसके लिए भी हम लोग डिपेंड रहना पड़ता है, जिसके कारण आधुनिक युग में परस्पर निर्भरता का प्रश्न महत्वपूर्ण हो गया है। भारत भी अन्य देशों को खाद्यान्न, वैज्ञानिक सामग्रियां आदि व्यापक रूप से निर्यात करता है। यह परस्पर निर्भरता के सिद्धांत पर ही अवलंबित सत्य है। इस तरह स्पष्ट होता है कि भारतीय वैदेशिक नीति के अध्ययन में यथार्थवाद और परस्पर निर्भरता के उपागम महत्वपूर्ण उपागम माने जाते हैं, परंतु इन दोनों उपागम में कुछ विशेष अंतर भी है जो निम्नलिखित है। तो यहाँ पे मैटर क्या है, जो अंतर संबंध है, ये मैटर ये करता है कि अगर
चाहे जो कोई भी कंट्री हो, वो जितना भी रिच क्यों ना हो, किसी न किसी टर्म में वो अपने अलग आस-पास की कंट्रीज़ पे डिपेंड रहना ही पड़ता है। जैसे कि इसने एग्ज़ाम्पल दिया है, भारत तेल के लिए दूसरे देशों पे डिपेंड रहता है, तो इसलिए उसको रशिया, अमेरिका और सऊदी इन सब से एक अच्छे संबंध रखने पड़ते हैं कल को तेल परचेज़ करने के लिए। और वहीं जो भी वैज्ञानिक प्रगति है, यानी जो भी साइंटिफिक प्रोग्रेस है, इसके लिए भी इंडिया को दूसरे देशों पे निर्भर रहना पड़ता है। तो यहाँ पर कुछ जो डिफरेंस है उनको दे रखा है, ये इसको हम लोग देखते हैं। पहला है यथार्थवादी शक्ति संचयन एवं शक्ति की राजनीति पर विशेष बल देता है, यानी ये मैटर यहाँ पर पावर का आ जाता है। देता है, परंतु परस्पर निर्भरता जो होती है, यानी आंतरिक निर्भरता जो होती है, वो का उपागम राष्ट्र के सहयोग पर विशेष बल देता है, यानी कि चाहे एक दूसरे का राष्ट्र हो, चाहे अपना ही राष्ट्र हो, इसके हेल्प और इसके कोऑपरेशन पर विशेष बल देती है। तो यथार्थवादी हमने समझा कि यथार्थवादी शक्ति होती है शक्ति संचय और शक्ति की राजनीति पर फोर्स करती है, और वहीं जो परस्पर निर्भरता होती है वो राष्ट्रों के सहयोग पर फोर्स करती है। आगे बढ़ते हैं। यथार्थवाद केवल सामरिक दृष्टिकोण में अपने राष्ट्रों को शक्ति संपन्न बनाने पर बल देता है, यही उसके राष्ट्रीय हित का साधन है, परंतु परस्पर निर्भरता का सिद्धांत सभी राष्ट्रों का की सहयोगात्मक प्रणाली के द्वारा सभी क्षेत्रों में विकास की बात करता है। तो ये क्या करता है, अपने देश को पावरफुल बनाने के लिए और शक्ति संपन्न बनाने के लिए प्रयास करता है, और राष्ट्रीय हित इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वहीं जो पारस्परिक निर्भरता होती है, ये एक सहयोगात्मक प्रणाली के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में विकास की बात करती है। अगला है यथार्थवाद केवल यथार्थ के धरातल पर अपने राष्ट्रीय हित को बात करता है, परंतु परस्पर निर्भरता का उपागम परस्पर सहयोग के द्वारा राष्ट्रीय हित की बात करता है। ये मैटर इसका यहाँ पर ये है कि रियलिटी से होकर अपने राष्ट्रीय हित की बात करता है, कि कल को आप हमारे राष्ट्रीय हित का हनन करोगे तो हम भी उसके लिए रिटेलिएट करेंगे। और वहीं अगर आप इसकी बात करें, निर्भरता की बात करें, तो यह राष्ट्रीय हित का जो बात है वो परस्पर सहयोग की करता है, कि हम आपके राष्ट्रीय हित को मेंटेन करने के लिए सहयोग कर रहे हैं, आप हमारा कीजिए। अगला बढ़ते हैं। यथार्थवादी उपागम शक्ति के द्वारा विश्व में नेतृत्व की बात करता है, यानी कि वर्ल्ड पे लीडरशिप की बात करता है। और वहीं जो परस्पर निर्भरता होती है, यह सहयोग के द्वारा नेतृत्व की बात करती है, यानी कि एक दूसरे के साथ कॉपरेट कर कर एक दूसरे को लीडरशिप की बात करती है, यानी कॉपरेशन प्लस लीडरशिप की बात करती है। और यहाँ पर ये पावर एंड लीडरशिप की बात यथार्थवाद करता है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा है यथार्थवादी उपागम केवल अपने राष्ट्र हित की पूर्ति में ही सक्रिय और क्रियाशीलता का अवलंबन करता है, परंतु परस्पर निर्भरता का उपागम दूसरे राष्ट्र के हित की पूर्ति का भी ध्यान रखता है। इसका मैटर अपने राष्ट्रीय हित को फोकस करता है, और ये दूसरे राष्ट्र के हितों को भी ध्यान में रखता है। अगला है यथार्थवाद का मूल उद्देश्य है कि शक्ति के द्वारा विश्व की राजनीति को अपने वश में रखना, और वहीं जो परस्पर निर्भरता होता है, इसका उद्देश्य सहयोग और दूसरे राष्ट्रों के हित का ध्यान रखते हुए विश्व की राजनीति का नेतृत्व या बागडोर संभालना। कुल मिला के ये एक पावरफुल की बात यथार्थवाद पावर की बेसिस पे करता है, और परस्पर निर्भरता एक कोऑपरेशन एक सहयोग की बात करता है, और उसके बेसिस पे विश्व की राजनीति का बागडोर अपने हाथ में लेने की बात करता है। अगला है यथार्थवादी उपागम राष्ट्रों, यहाँ पर यथार्थवाद है उपागम राष्ट्रों की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए शक्ति संचय का उपागम है, यानी अपने राष्ट्र को श्रेष्ठ बनाने के लिए आप पावर क्या करो, स्टैब्लिश करो। और परस्पर निर्भरता क्या करती है, ये इस बात पर बल देती है कि शक्ति के द्वारा राष्ट्रों को भयभीत नहीं करके सहयोग के आदान प्रदान के द्वारा विश्व की राजनीति का संचालन किया जाए। तो कुल मिला के पावर आप ये पूरी पॉइंट समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। नेहरू की गुट निरपेक्षता की नीति से आप क्या समझते हैं? यहाँ पर अब हम लोग गुट निरपेक्षता की नीति को ब्रीफली से पढ़ेंगे और अच्छे से इसकी हर एक पॉइंट को समझेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आना ही आना है आपके पेपर में, तो आप इसको ही सोचकर ऐसे पढ़िएगा। आगे चलिए इसको देखते हैं कि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत स्वतंत्र हुआ। जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ उस समय संपूर्ण विश्व शीत युद्ध की अग्नि में झुलस रहा था। शीत युद्ध इसका प्रारंभ 1920 में हुआ,
और सोवियत संघ की विघटन के साथ ही शीत युद्ध खत्म हुआ। संपूर्ण विश्व दो गुट में बटा हुआ था। एक गुट का नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र अमेरिका कर रहा था, जिसके अंतर्गत सैनिक गठबंधन के द्वारा राष्ट्रों की सुरक्षा और सभी राष्ट्रों को अस्त्र शस्त्र की आपूर्ति और सैनिक दृष्टिकोण से संपन्न होकर साम्यवाद के प्रचार और प्रसार को रोकने का प्रयत्न किया जा रहा था। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से अलायंस थे? नेटो, सीएटो और सेंटो, ये अमेरिका के गुट थे। और यह क्या कर रहा था, इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी देश हैं उनको अस्त्र शस्त्र प्रोवाइड कर रहा था, और उन पर अगर कोई आक्रमण करता तो संयुक्त राष्ट्र के ऊपर ही आक्रमण हुआ है ऐसा समझकर संयुक्त राष्ट्र उन देशों के साथ युद्ध में शामिल होता। तो इस विचारधारा के साथ इसने अपना एक गुट बनाया और इसने साम्यवाद के विचारधाराओं को रोकने के लिए अपना ये गुट का निर्माण किया। और दूसरी तरफ जो गुट था उसका जो नेता था वो था सोवियत रूस। पूंजीवाद को समाप्त करने के लिए सैनिक गठबंधन के द्वारा अपने विचार का विस्तार कर रहा था। इसने वार्सा पैक्ट नामक सैनिक गठबंधन बनाया था और इसका जो मेन फोकस था वो अमेरिका की जो पूंजीवादी विचारधारा है इसको समाप्त करने की पूरी कोशिश करना। इस परिवेश में किसी भी गुट में शामिल होने का अर्थ था उस गुट के साथ सैनिक गठबंधन में बंधना, शीत युद्ध को अपने देशों के दरवाजे पर दस्तक देने के लिए आमंत्रित करना। अब अगर आप किसी भी अलायंस के साथ होते हो तो उस अलायंस के पास पूरी पावर होती है कि वो तुम्हारे लैंड में आकर अपने सैनिक ठिकानों को वो बनाएगा और तुम्हारी रक्षा करेगा। तो यहाँ पर क्या होता था कि यहाँ पे दोहरा फायदा होता था। जैसे कि बड़े जो पावरफुल कंट्री होती थी वो अपने छोटे छोटे जो राज्य छोटे छोटे कंट्रीज होती थी उनका जो इम्पोर्टेंट संसाधन है उसको अपने लेती थी और इसके बदले में वो उनकी सुरक्षा करती थी। तो अगर इसमें आप किसी भी गुट में शामिल उस वक्त होना अपने देश के दरवाजे पर शीत युद्ध का दस्तक देना या आमंत्रित करने के बराबर था, यानी इतना रिस्की था। इसी विश्व परिवेश में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय परंपरा और यहाँ के लोगों की सर्वसम्मति के आधार पर गुट निरपेक्षता की नीति का अवलंबन किया। तो इसी के बेसिस पर भारत की संस्कृति के आधार पर, यानी कि जो भारत की संस्कृति रही है, जो बौद्ध धर्म के द्वारा बताया जाता है कि हमेशा मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए, अति का हमेशा बहिष्कार करना चाहिए, उस बेसिस पर नेहरू जी ने गुट निरपेक्षता की नीति को लागू किया, जिसके अंतर्गत वह किसी भी गुट में शामिल नहीं होते, परंतु उन गुटों के साथ जितने भी देश हैं उन देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध रखना और उनके जो लाभ होते हैं उनको पूरी तरह से लेना, पर उनके गुट में शामिल ना होना, ये विचारधारा क्या कहलाती है? गुट निरपेक्षता कहलाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है विश्व में चल रहे किसी भी गुट में शामिल ना होकर सभी राष्ट्र की स्वतंत्रता, सार्वभौमिकता और प्रादेशिक अखंडता को स्वीकार करते हुए सभी राष्ट्रों के साथ मधुर संबंध स्थापित करना और सभी राष्ट्रों से मिलने वाले सहयोग का लाभ उठाना और सभी राष्ट्रों को यथोचित सहयोग देना तथा युद्ध और अस्त्र शस्त्र की होड़ को समाप्त करना। तो जो गुट निरपेक्षता का अर्थ होता था वह दूसरे जो राष्ट्र हैं उनकी स्वतंत्रता और सार्वभौमिकता है और उनकी जो प्रादेशिक अखंडता है उसको एक्सेप्ट करना, उसको स्वीकार करना, साथ ही साथ उनके साथ एक मधुर संबंध स्थापित करना और साथ ही साथ उनके जो सहयोग और लाभ को भी लेना है और अस्त्र शस्त्र की होड़ को समाप्त करना गुट निरपेक्षता का मीनिंग होता है। पंडित नेहरू ने इस नीति का अनुसरण विश्व युद्ध की विभीषिका से उत्पन्न प्रभावों को देखते हुए किया था। जो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में जितनी विभीषण हत्याएं हुई थी उनको देखते हुए नेहरू जी ने इस विचारधारा को अपनाया था। पंडित नेहरू की इस नीति का विश्व स्तर पर व्यापक रूप से स्वागत हुआ, जिसके कारण धीरे धीरे विश्व के अनेक राष्ट्र इस नीति की ओर आकर्षित होते गए। इस नीति ने विश्व में जारी शीत युद्ध से उत्पन्न तनाव में शिथिलता लाई, अस्त्र शस्त्र की होड़ में को कम करते हुए निशस्त्रीकरण की दिशा में व्यापक रूप से पहल प्रारंभ हुई। तो क्या हुआ, धीरे धीरे जो बाकी जितनी कंट्रियां थी धीरे धीरे इस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगी
और जो निशस्त्रीकरण है यानी कि शस्त्रों की होड़ ना रखना, इसके तरफ धीरे धीरे अलग अलग कंट्रियां बढ़ने लगी। आणविक अस्त्रों यानी कि एटॉमिक बॉम्ब के प्रसार पर रोक लगाया गया। विश्व के दो गुटों के बीच होने वाले युद्ध की आशंका को समाप्त किया तथा सभी राष्ट्रों के बीच सहयोग और सद्भावना के वातावरण को विकसित किया है, जिसके कारण इस नीति की लोकप्रियता बढ़ती गई और विश्व में लगभग सभी देश ने इस नीति का अवलंबन किया। रूस के विखंडन के बाद विश्व राजनीति में गुट समाप्त हो चुके हैं और गुट निरपेक्षता की नीति की उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह उठने लगे हैं। परंतु यह सामान्य तथ्य है कि गुट निरपेक्षता की नीति त्रैयालिक नीति है। भविष्य में बनने वाले गुटों का भी यह नीति विरोध करती रहेगी और यह नीति विश्व शांति की परिचायक है। तो यहाँ पे मैटर ये आता है कि गुट निरपेक्षता की जो नीति होती है, इसको धीरे धीरे लोग विश्व में अच्छा दर्जा मिलने लगा, इस विचारों को अलग अलग राष्ट्र मानने लगे और निशस्त्रीकरण की ओर बढ़ने लगे सारे देश। और साथ ही साथ भविष्य में बनने वाले गुटों का भी यह नीति विरोध करती रहेगी और यह नीति विश्व शांति की परिचायक है। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर समाप्त होता है। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। शुभ दिन, धन्यवाद।